हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल इंजीनियर्स। तो यहाँ पर फिर से हम एक बार क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, जो कि एसएससी जेईई और आईईएस के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर क्वेश्चन नंबर 86 तक। बाकी जो पहले वाले क्वेश्चन है हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाली, वहाँ पे जाके आप बाकी वीडियोस को देख सकते हो और क्वेश्चंस का जो पीडीएफ है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाया करता है। अब चलते हैं हम आज का जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मतलब कि क्वेश्चन नंबर 76 डिस्कस करेंगे। आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन है। मेरा आंसर बताने से पहले पहले आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि आपका क्या करेक्ट आंसर आपको लगता है, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। और इसको आप रिवीजन क्लासेस की तरह लो, इसे आप अपने टेस्ट की तरह लो। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है द प्रोसेस इन विच देयर इज ओनली वर्क इंटरेक्शन बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सिर्फ वर्क इंटरेक्शन होता है सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में, उसे क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन में कहा गया डायबिटिक प्रोसेस, बी में कहा गया एडियाबैटिक, सी में कहा गया आइसोथर्मल और डी में कहा गया क्वासीस्टैटिक प्रोसेस। तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कमेंट आंसर क्या है, और अब मैं आपको बताता हूँ कि करेक्ट आंसर क्या है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि एडियाबैटिक प्रोसेस। अब ये कैसे हो जाएगा, देखो हम कभी भी किसी भी सिस्टम और सराउंडिंग इंटरेक्शन की बात करें, दो तरीके से वो इंटरेक्ट करते हैं। या तो वहाँ पर वर्क इंटरेक्शन होता है या तो हीट इंटरेक्शन होता है। यहाँ पर कहा गया कि वर्क इंटरेक्शन हो रहा है, वर्क इंटरेक्शन हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर हीट इंटरेक्शन नहीं हो रहा। और हीट इंटरेक्शन कहाँ नहीं होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट जो ट्रांसफर वगैरह नहीं होता है, हम पढ़ चुके हैं। तो एडियाबैटिक प्रोसेस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपने आंसर बताना है। और आपको बताना चाहूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार जरा जाके जरूर चेक करना, वहाँ पे कई सारी वीडियोज़ हैं जो आपके लिए हेल्पफुल रह सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है इन अ थ्रॉटलिंग प्रोसेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स रिमेन कांस्टेंट। अगर हम थ्रॉटलिंग प्रोसेस की बात करें तो नीचे ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है या कौन सा ऐसा पैरामीटर है जो कांस्टेंट रहता है। जैसे हम बात करते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस की, तो वहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रहता है। वैसे हम कई सारे प्रोसेस की बात करते हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ कांस्टेंट रहता है। यहाँ पर कहा गया थ्रॉटलिंग प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको आंसर बताना है। ऑप्शन में कहा गया टेम्परेचर, प्रेशर, एंथैल्पी या फिर एंट्रोपी। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एंथैल्पी। आरएससी अगर आप सब्जेक्ट पढ़ते हो तो आरएससी में आपको बार बार ये सब्जेक्ट वर्ड्स देखने को मिलते हैं। थ्रॉटलिंग प्रोसेस का मतलब कि वहाँ पे एंथैल्पी कांस्टेंट है। और जब वो पीवी डायग्राम पीएच डायग्राम बनाते हैं तो आपको वहाँ पे क्लियर भी हो जाता है, टीएच डायग्राम में भी क्लियर हो जाता है। क्लियर हो गया, ये भी बिल्कुल क्लियर होगा आपको। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि ये सब कुछ हम पहले ही वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम रिविजन क्लासेस की तरफ चल रहे हैं यहाँ पे। और आपको अगर और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, डेली के 150-200 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, तो आपको नीचे लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पर मैं आपको बताया है एसएससी जेईई बेस्ट बुक्स के बारे में। वहाँ पे जाके आप उन बुक्स को परचेज कर सकते हो। परचेज करना चाहते हो जो आपकी मर्जी, जैसे मर्जी देख लो, वहाँ से आपको अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेसरी ऑफ द बॉयलर। इनमें से कौन सा जो है वो बॉयलर की एसेसरीज में नहीं आता है। ए ऑप्शन में कहा गया कंडेंसर, बी में कहा गया इकोनोमाइजर, सी में कहा गया एयर प्रीहीटर और डी में कहा गया फीड वाटर पंप। तो आपको बताना है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो एसेसरी नहीं है बॉयलर की, आपको बताना है। बताइए। माउंटिंग एसेसरीज के बारे में पढ़ते हैं। देखो जब एसेसरीज के बारे में पढ़ते हैं तो इकोनोमाइजर भी हम पढ़ते हैं, एयर प्रीहीटर भी पढ़ते हैं, फीड वाटर पंप भी पढ़ते हैं। सिर्फ कंडेंसर ही है जो हम एसेसरीज में नहीं पढ़ते। अगर बॉयलर के बेसिक्स क्लियर हैं आपके तो बिल्कुल बेसिक्स वाला ये क्वेश्चन है आपके लिए। तो कंडेंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंडेंसर हालांकि पावर प्लांट में तो इंपॉर्टेंट है, बट हम यहाँ पे बॉयलर की बात करें, बॉयलर के एसेसरी की बात करें, वहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर हो गया, तो करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर कहा गया है अनलाइक द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स द विस्कोसिटी ऑफ गैसेज इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, दिस इज ड्यू टू। अगर हम बात करते हैं लिक्विड्स की विस्कोसिटी की, तो उनका जब टेम्परेचर बढ़ता है तो विस्कोसिटी कम हो जाती है। बट जब गैसेज की बात करते हैं, टेम्परेचर बढ़ने से उनकी विस्कोसिटी भी बढ़ जाती है। उसका रीज़न क्या है। ए ऑप्शन में कहा गया कि कोहेसिव फोर्स जो है मॉलिक्यूल्स के बीच में बढ़ जाती है। बी में कहा गया जो मोमेंटम ट्रांसफ़र है वो बढ़ जाता है। सी में कहा गया कि मोमेंटम ट्रांसफ़र कम हो जाता है। और डी में कहा गया कि कोहेसिव फोर्स भी बढ़ जाती है और मोमेंटम ट्रांसफ़र भी बढ़ जाता है। ये जब हम बेसिक फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा करते थे तब मैंने आपको बताया था कि रीज़न क्या है कि जो अगर हम फ्लूइड की बात करते हैं, फ्लूइड में अगर हम वाटर की बात करेंगे उसमें क्या रीज़न है, क्यों जो टेम्परेचर के बढ़ने से विस्कोसिटी कम हो जाती है और गैसेस की विस्कोसिटी जो है टेम्परेचर के बढ़ने से क्यों बढ़ जाती है, हम रीज़न एक्सप्लेन कर चुके थे। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंक्रीज मोमेंटम ट्रांसफ़र। टेम्परेचर बढ़ने से जो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका मोमेंटम बढ़ जाता है, जिसके कारण विस्कोसिटी भी बढ़ जाती है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम चलेंगे आगे वाले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आज की वीडियो में हम सिर्फ ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है, सिर्फ 100 लाइक्स का टारगेट रख के चल रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप ये 100 लाइक्स वाला टारगेट अचीव करवाने में हमारी हेल्प करोगे। और जैसे ये 100 वाला टारगेट अचीव होता है, हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन की जो क्वालिटी है वो बढ़ा दिया करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ चुका है, पेज रफ नोटबुक लो या जो शेयर नोटबुक लो, जो भी मर्जी करो, आपकी मर्जी है, क्वेश्चन को सॉल्व करो। कहा गया है प्रेशर किसी पॉइंट में वाटर कॉलम है, वहाँ पे प्रेशर आपको गिवन है 3.924 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको बताना है कि वहाँ पे वाटर की हाइट, जो हाइट रहेगी वहाँ पे वो कितनी है। अब सिंपल से यहाँ पे फॉर्मूला कुछ भी यहाँ पर है नहीं है, आपने हमेशा फॉर्मूला पढ़ा है P कुछ रो GH, ये फॉर्मूला तो आप सभी ने पढ़ा है ना, प्रेशर वाला सभी ने पढ़ा होगा फ्लूइड मैकेनिक्स में। प्रेशर कितना गिवन है आपको 3.924 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। आपको जो आंसर है वो मीटर में है, तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं और पर सेंटीमीटर स्क्वायर 10 की पावर 4 आ जाएगा। समझ गए? अगर नहीं समझ आपको बताता हूँ, अगर सेंटीमीटर स्क्वायर को आपको करना होगा मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट तो 10 की पावर -4 हो जाएगा, बट आपको ऊपर की तरफ ले जा रहा है तो 10 की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ गया प्रेशर की वैल्यू। रो आपको पता है वाटर की बात की जा रही है, तो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सब कुछ हम मीटर में लेके चल रहे हैं। ठीक है, जी की वैल्यू आपको पता है 9.81, एच को वैसे ही रख दो। इसको सॉल्व करना सिंपल, ये कट जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करोगे इसका जो आंसर है वो 4 मीटर आ जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका 4 मीटर। हाँ बिल्कुल 4 मीटर आंसर आ जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ पर हम बात करेंगे। यहाँ पर कहा गया सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात करो, सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर की बात करो। यहाँ पे कहा गया है पावर कंजप्शन जो है वो किसके प्रोपोर्शनल रहता है, ये आपको बताना है। पावर कंजप्शन किसके प्रोपोर्शनल रहता है? ए में कहा गया क्यूबिक पावर ऑफ आरपीएम, बी में कहा गया आरपीएम, सी में कहा गया स्क्वायर ऑफ आरपीएम, डी में कहा गया स्क्वायर रूट ऑफ आरपीएम। तो यहाँ पर आपको आंसर बताना चाहूँगा, आपने हमेशा पढ़ा ही होगा वहाँ पे, जब आप सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में पढ़ते न्यूमेरिकल्स तो किए होंगे ना, मैंने भी करवाए। तो वहाँ पर क्या था फॉर्मूला पावर का, हम देखते थे P/D की पावर 5 N की पावर Q हमेशा जो है वो कॉन्स्टेंट वैल्यू आ रही थी, ये हमने देखा था। आप यहाँ से लिख सकते हो कि जो P है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है D के 5 के और N के क्यूब के, तो मतलब जो पावर है वो N यानी कि आरपीएम के क्यूब के प्रोपोर्शनल है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। किसके प्रोपोर्शनल है? क्यूबिक पावर ऑफ आरपीएम। क्लियर हो गया? इसी के साथ हम आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर कहा कि यूलर नंबर या फिर आइलर नंबर भी कुछ लोग इसे कहते हैं, ये किसे रिलेट करता है? तो यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन में, आपको मैं 3 से 4 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। A B C D कौन सा करेक्ट आंसर है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आंसर बताओ। और अब मैं आपको करेक्ट आंसर बताता हूँ। यूलर्स नंबर जो है फिर आइलर नंबर जो है वो इनर्शिया फोर्स और प्रेशर फोर्स के बीच में रेशियो है, मतलब इनर्शिया फोर्स डिवाइड बाय प्रेशर फोर्स। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। डायमेंशनलेस नंबर है सारे, हमने पढ़ा इनके बारे में भी। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ पर बात कर लेते हैं। कहा गया सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस, अगर हम थिन शेल की बात करें, हमने पढ़ा सोम में सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस, एक ही वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ कंप्लीट सोम SSC के अकॉर्डिंग। सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस इन ए थिन शेल ड्यू टू इंटरनल फ्लूइड प्रेशर इज गिवन बाय सिंपल सा फॉर्मूला आपसे पूछा गया। सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस जिसे हम सिग्मा सी से डिनोट करते थे, जिसे हूप स्ट्रेस भी कहा जाता था, है ना, कहते हैं ना हूप स्ट्रेस या सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस, उसका फॉर्मूला हम क्या पढ़ते थे PD/2T, ये फॉर्मूला हम पढ़ते थे ना। ये कहाँ पर है? डी ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन होगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? यहाँ पे कहा गया रिवर्ट हेड फॉर बॉयलर एप्लीकेशंस शोन इन द गिव। अच्छा, रिवर्ट हेड जो आपको दिखाया है डायग्राम में, ये कौन सा है, आपको बताना है। स्नैप, पैन, कॉनिकल या फिर स्टेपल, A B C या फिर D कौन सा है, आपको बताना है करेक्ट आंसर यहाँ पर। और यहाँ पे आपको, अब मैं आपको करेक्ट आंसर बताता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जगह D वाला स्टेपल। आपको इमेज में, स्क्रीन में इमेज भी दिख रही होगी किस किस तरह के हेड होंगे, तो उसका क्या नाम दिया गया है, तो इसके हिसाब से आपका जो स्टेपल हेड जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेते हैं। ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कांस्टेंट कास्टिंग डिफेक्ट, इनमें से कौन सा डिफेक्ट है जो कास्टिंग से रिलेटेड नहीं है या जो कास्टिंग का डिफेक्ट नहीं है? ए ऑप्शन में कहा गया हॉट ईयर, बी में कहा गया ब्लो होल, सी में कहा गया स्कैब, डी में कहा गया डीकार्बोराइजेशन। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कास्टिंग डिफेक्ट्स के बारे में हम अलग से पढ़ चुके हैं, और कास्टिंग अलग से प्लेलिस्ट भी हमारे चैनल पर, वहाँ पर जाकर आप वीडियो को देख सकते हो। कास्टिंग, वेल्डिंग, फॉर्जिंग सबके बारे में हमने पढ़ाया है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, मतलब डीकार्बोराइजेशन वाला। और इन क्वेश्चंस का PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप सब कुछ देख सकते हो, सब कुछ वेरीफाई कर सकते हो। और किसी भी तरह का डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछना। और जो टारगेट हमने रखा है 100 लाइक्स का, उम्मीद है कि वो अचीव करवाने में हमारी हेल्प करोगे, क्योंकि इसी तरह के डेली क्वेश्चन हम आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक यू, जय हिंद।